अब तुम लोगों को 20,000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 का वो सीन तो याद होगा ही जहाँ सिंजुमारू अपनी बंकाई में इशिडा को कैप्चर कर लेती है। लेकिन फिर अचानक से कुछ होता है जिससे इशिडा की जगह सिंजुमारू खुद अपनी बंकाई में फंस जाती है और फिर इशिडा फ्री होकर सिंजुमारू को मार देता है। ये पॉसिबल हो पाया था ओरियो की सिर्फ एंथेसिस की वजह से। अब जैसा कि हमें पता है कि युवाहा ने हर एक रॉयल गार्ड को अपना एक स्रिफ्ट दिया था, उसी तरह ओरियो को भी अपना स्रिफ्ट ए मिला था जिसका मतलब है एंथेसिस, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। इशिडा ओरियो अपने स्रिफ्ट का यूज करके किसी भी सिचुएशन या लिटरली फिनोमेना को रिवर्स कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इशिडा के अपोनेंट ने उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है, तो वो अपने स्रिफ्ट का यूज करके इस सिचुएशन को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकता है, जिससे इशिडा ने जो डैमेज लिया था वो पूरी तरीके से उसके अपोनेंट पर चला जाएगा और वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। अब ओरियो सिर्फ अपनी बॉडी की डैमेज को ही रिवर्स नहीं कर सकता, बल्कि वो उसकी किसी भी सिचुएशन को भी रिवर्स कर सकता है। जैसे कि एपिसोड 1 में सिंजुमारू ने ओरियो को कैप्चर कर लिया था और सिंजुमारू बिल्कुल फ्री थी, लेकिन जैसे ही ओरियो अपने स्रिफ्ट का यूज करता है तो ओरियो फ्री हो जाता है और सिंजुमारू कैप्चर हो जाती है, जिससे ओरियो और सिंजुमारू की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती है और फिर इसी तरह ओरियो ने सिंजुमारू को मार दिया। और अगर तुम लोगों को याद हो तो पिछले सीजन के शायद लास्ट एपिसोड में सोल किंग के रॉयल गार्ड्स ने युवाहा और उसके रॉयल गार्ड्स को एक पिंजरे में कैद कर लिया था, जहां युवाहा को फ्री कराने के लिए ओरियो अपने बटन को एक पिंजरे के बाहर फेंकता है और फिर जैसे ही ओरियो अपनी एंथेसिस का यूज करता है तो वो बटन और युवाहा अपनी प्लेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे युवाहा उस पिंजरे से फ्री हो जाता है। अब तुम लोग इतने से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ओरियो का सिर्फ एंथेसिस कितना ज्यादा पावरफुल है। ओरियो अपनी इस पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट या उसकी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, अपनी सिचुएशन को एक्सचेंज कर सकता है और शायद हो सकता है कि वो अपनी बॉडीज को एक्सचेंज कर ले या फिर लिटरली वो अपनी पावर्स को भी एक्सचेंज कर सकता हो, किसे पता।